के डीजे लॉन्चर नजर आएगा, साथ ही AK-47 और इंसास जैसी बड़ी ऑटोमेटिक ये वायरलेस सेट है। ये BGL सेल जो कि बैरल ग्रेनेड लॉन्चर देसी बनाया जाता है। BGL लॉन्चर है, ये AK-47 ऑटोमेटिक वेपन। ऐसे में दो नक्सलियों को मारा जाना नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दो लोग जो नक्सली मारे गए उनके पास से कुछ हथियार मिले हैं, साथ ही कुछ सामग्री मिली है। उसे भी फोर्स ने नारायणपुर के DRG हेडक्वार्टर में शूट किया है। आप अगर देखें तो यहाँ दोनों और सर्वप्रथम नवरात्रि का बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सबको विदित है। विगत 1.5-2 वर्षों से लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ देखा जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष में माओवादियों के खिलाफ काफ़ी एक प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में खासतौर पर देखा जाए तो मतलब माओवादियों को शीर्ष नेतृत्व में टॉप लीडरशिप में काफ़ी बड़ी क्षति हुई। जो CPM माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराज जी का डेड बॉडी 21 मई 2025 को अबूझमाड़ के जंगल की मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने रिकवर किया। उसके पश्चात सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर का बॉडी भी नेशनल पार्क एरिया में रिकवर हुआ। और छत्तीसगढ़ राज्य के जो गरियाबंद क्षेत्र में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति और मोडम बालकृष्णा के डेड बॉडी और सीमावर्ती राज्य का आंध्र उड़ीसा बॉर्डर इलाका में गजाला रवि उर्फ उदय का डेड बॉडी, झारखंड में विवेक मांझी और हाल फिलहाल में साहिदय का डेड बॉडी, इस प्रकार 7 टॉप लीडरशिप का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। और लगातार माओवादियों के खिलाफ प्रभावी अभियान जारी रहा। इसी सिलसिला में कल दिनांक 22 सितंबर को जिला नारायणपुर की अबूझमाड़ क्षेत्र में थाना कोकामेटा अंतर्गत फरसबेड़ा और तोयामेटा के बीच के जंगल इलाका में माओवादियों को उपस्थिति के आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान कल प्रातः लगभग 6-7 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान 2 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन घटनास्थल से बरामद की गए थे। बाद में दोनों माओवादियों का शिनाख्ती कार्रवाई की गई। शिनाख्ती में स्पष्ट हुआ है दोनों माओवादी कैडर्स का आइडेंटिटी, एक का सेंट्रल कमेटी मेंबर कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुडसा हुसैन के नाम से हुई। दूसरा का शिनाख्ती कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी ग्रुप में हुई। दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं और विगत लगभग 20-30 वर्षों से इन दोनों कैडर्स का दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाके में और CPM माओवादी संगठन के अंतर्गत अन्य कई क्षेत्र में अलग अलग दायित्व के रूप में इन लोग का हिंसात्मक गतिविधि में, संगठन को आगे बढ़ाने के गतिविधि में और अन्य काफ़ी गैरकानूनी घटनाक्रम में इनका भूमिका रहा। इन दोनों माओवादी कैडर्स का जो क्रिमिनल प्रोफाइल अन्य जानकारी बाद में SP साहब और डिटेल से बता देगा। ये दोनों माओवादी लीडरशिप जो टॉप कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर करने से वर्ष 2025 में CPM माओवादी संगठन की जो टॉप लीडरशिप में टोटल 9 लोगों का न्यूट्रलाइजेशन हुआ। पुनः मैं सबका नाम एक बार और दोहराना चाहूँगा। CPM माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति मोडम बालकृष्णा, गजाला रवि, विवेक मांझी, सहदेव और कल की मुठभेड़ में कोसा दादा और KRC, इस प्रकार टोटल 9 माओवादी कैडर्स का सीनियर टॉप लीडरशिप यानी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी मेंबर रैंक का 9 माओवादी कैडर के 1 साल में पूरा भारतवर्ष के अंतर्गत उनके अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। यदि सिर्फ बस्तर संभाग की यदि बात करेगा इस वर्ष में 2025 में माड़की क्षेत्र में CPM माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू और नेशनल पार्क इलाका में सुधाकर का और कल
दो और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, टोटल 4 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी, यानी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सीसी मेंबर के रैंक का 4 डेड बॉडी सिर्फ बस्तर संभाग के अंतर्गत रिकवर किया। और प्रथम बार किसी एक मुठभेड़ में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी एक साथ रिकवर हुआ। इस प्रकार माओवादी संगठन के जो पूरा लीडरशिप में काफ़ी बड़ी झटका हुआ है। और अन्य रैंक के माओवादी कैडर्स टोटल वर्ष 2024 और 25 दोनों साल मिलाकर टोटल बस्तर संभाग के अंतर्गत 437 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर हुआ। उनमें जो DKZC लेवल का कैडर्स जैसा कार्तिक, नवीन, रेणुका, इस प्रकार जो सुधीर सीनियर DKZC लेवल कैडर्स का भी है। और एक तेलंगाना स्टेट कमेटी कैडर जो सागर का भी वर्ष 2024 में साउथ बस्तर इलाके में उनका डेड बॉडी रिकवर हुआ। इसी हिसाब से देखा जाएगा, मतलब मोदियों को जो थिंक टैंक है, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उसमें काफ़ी बड़ी क्षति इन दोनों वर्ष में हुआ। अभी माओवादी संगठन बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। अन्य श्रेष्ठ सभी कैडर से और उनके नेतृत्व में बार बार शासन की ओर से हम ये अपील करना चाहते हैं, अभी भी वक्त है, हिंसात्मक गतिविधि छोड़ दे और समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर शासन के पुनर्वास पॉलिसी का लाभ प्राप्त करके एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम उनका भुगतना पड़ेगा। हमारा इस अपील को समझने के बाद, स्वीकार करने के बाद बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 20 महीने में लगभग 1600 से अधिक जो माओवादी कैडर्स हिंसा छोड़कर, उनमें से स्टेट लेवल कमेटी से लेकर डिविजनल लेवल कमेटी है, PLG कंपनी कमांडर्स, PLG कैडर्स और अन्य जितना भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार लगभग 1600 से अधिक माओवादी कैडर संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया। उनका पुनर्वास कार्रवाई की जा रही है और बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास में उन्होंने भी अपना योगदान दे रहा है। इसलिए शासन की ओर से बार बार हम ये अपील करना चाहते हैं, अभी भी वक्त है, जो शेष टॉप माओवादी कैडर्स है और अन्य जो फॉर्मेशन के कैडर्स है, हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करें और एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। अन्य तो शासन का स्पष्ट इरादा है और क्षेत्र की जनता का भी यही मांग है, बहुत जल्दी नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। उसी दिशा में हम लगातार मजबूती से एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे उसमें समस्त प्रकार के सुरक्षा बल हमारे पास DRG, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस, इस टाइप हमारा पास जितना भी सुरक्षा बल उपलब्ध है, सभी ने एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके परिणाम आप सबके सामने हैं। ना सिर्फ बस्तर संभाग के अंतर्गत जो सीमावर्ती राज्य में भी हम बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी काफ़ी सकारात्मक आउटकम आप सबके बीच में है। और हमें पूरा विश्वास है, जिस तरीके से अभी कार्रवाई जारी है, माओवादी संगठन का सफाया आने वाला बहुत जल्दी सुनिश्चित होगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने में हम कामयाब होगा और क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप जो विकास कार्य को भी हम गति प्रदान कर सकता है। जैसा आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ DIG कांकेर रेंज श्री अमित कामले हैं, GSP नारायणपुर श्री रॉबिन्सन साहब हैं, ITBP और BSF का भी कमांडेंट साहब लोग उपस्थित हैं और अन्य जितना भी हमारा बल सदस्य वो भी उपस्थित है। मैं इस अभियान के संबंध में और जानकारी के लिए मैं SP नारायणपुर से आग्रह करूँगा। उसके पश्चात आप लोग के यदि कोई क्वेरी होगा उसका मैं एड्रेस करूँगा। रन्ना है, गणेश विके है और संग्राम उर्फ मुरली है, जो झारखंड इलाके में अनल दादा है और रामदेर है और माडवी हिडमा। इस प्रकार 10 और सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स अभी वर्तमान की स्थिति में सक्रिय है और कल की डेवलपमेंट आप लोग को जानकारी में भी होगा। उनमें से एक पोलिट ब्यूरो मेंबर को ये लोग, जैसा सोनू को, जैसा उसमें स्थिति और स्पष्ट करना बाकी है, लेकिन संभवतः मतलब वो लोग उसको डिसोन कर दिया है। इस प्रकार माओवादी संगठन में काफ़ी, जैसा टॉप लीडरशिप में काफ़ी विरोध मतभेद भी देखने के लिए मिल रहा है, आपसी रिफ्ट भी हमको देखने मिल रहा है। और जैसा एक ही साल में मतलब नेतृत्व का लगभग 50% सफाया होना है, ये काफ़ी एक बड़ी संकेत को अंकित कर रहा है। मतलब ये माओवादी संगठन बिल्कुल नेतृत्वहीन होते जा रहा है, साथ साथ दिशाहीन भी होते जा रहा है। जिस तरीके से एक पोलिट ब्यूरो मेंबर एक बात को बोल रहा है, दूसरा पोलिट ब्यूरो मेंबर उस बात को काट रहा है और एक स्टेट कमेटी मतलब किसी प्रेस विज्ञप्ति को खंडन कर रहा है। इस प्रकार माओवादी संगठन में काफ़ी
आपसी मतभेद चरम पर है अभी और बिल्कुल कोलैप्स होते जा रहा है उनकी लीडरशिप, और स्थानीय माओवादी कैडर्स भी इस बात को समझ लिया है, इसलिए उनके साथ टॉप लीडरशिप के साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहा है। ये संख्या से भी ये प्रमाणित हो रहा है। लगभग 1600 से अधिक माओवादी कैडर विगत 20 महीने में हमारे यहाँ आत्मसमर्पण किया, और काफ़ी फॉर्मेशंस उनका विलोपित होते जा रहा है। जैसा अनेक एरिया कमेटी, अनेक डिविजनल कमेटी कमज़ोर होते जा रहा है, कई उनके फॉर्मेशंस को लोग भंग करना पड़ा है। इस प्रकार माओवादी संगठन का भी काफ़ी खराब स्थिति में है, और इसी कारण से हम बार बार जो अन्य जो शेष माओवादी कैडर, खासतौर पर लोकल माओवादी कैडर से भी अपील करना चाहते। अभी माओवादी संगठन का किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं है, ये अंत की ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो रही है संगठन, इसलिए वक्त रहते मतलब संगठन छोड़े और हिंसा त्याग करे और आकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए। 2025 में टोटल 480 के अधिक हथियार हमने बरामद किया अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात या डंप रिकवरी के समय। उनमें से इस अवधि में जो खासियत रहा है, मतलब जितना भी ग्रेडेड वेपन्स है, LMG से लेकर AK-47 से लेकर SLR, इंसास, एक अन्य जितना 303, इस प्रकार ग्रेडेड वेपन्स का भी संख्या काफ़ी अधिक है इस अवधि में। और माओवादी संगठन के पास अभी देखा जाएगा मतलब रेगुलर कैडर्स है, जो आर्म्ड कैडर्स है, PLG फॉर्मेशन कैडर्स है, उनका संख्या बहुत अधिक नहीं है। जैसे उनके पास हथियार का बल भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, जो उनके बारे में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस लगातार हम एकत्रित करते जा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है मतलब पूरा बस्तर संभाग के अंतर्गत और साथ साथ अन्य जो नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम बहुत जल्दी ये संगठन का सफाया हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा, और क्षेत्र की जनता का भी शासन, प्रशासन, सुरक्षा बल के प्रति उनका विश्वास बढ़ते जा रहा है। इन सब संपूर्ण जो एक डेवलपमेंट है उससे हमें पूरा विश्वास है, जिससे शासन ने एक लक्ष्य तय किया है और क्षेत्र की जनता के भी बार बार इस संबंध में इच्छा व्यक्त कर रहा है, उसी अनुरूप हमारा कार्रवाई नियमित रूप से जारी है और परिणाम बहुत सकारात्मक रहेगा, और बहुत जल्दी हमको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहले अभी जितना इकट्ठा किया गए थे उससे टोटल कितना रिकॉर्ड में शामिल थे, दोनों को मिलाकर 91 क्रिमिनल केसेस है, और भी बाकी राज्य से भी हम इकट्ठा करें तो थोड़ी देर में हम जितना भी आज की डेट में अपडेट है उसको शेयर कर लेंगे। टोटल ये दोनों माओवादी कैडर के ऊपर 91 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है, और कैश रिवॉर्ड के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत 40 लाख के रिवॉर्ड थे, लेकिन अलग अलग राज्य में इनके ऊपर जैसा रिवॉर्ड राशि है उसको टोटल एक कैडर के ऊपर 1,80 लाख का इनाम राशि है, क्योंकि सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के ऊपर जैसा छत्तीसगढ़ में 40 लाख है, तेलंगाना में 25 लाख है, अन्य राज्य में भी उस हिसाब से अलग अलग राज्य में अलग अलग रिवॉर्ड अमाउंट है, उसका भी डिटेल हम शेयर करेगा। टोटल एक कैडर के ऊपर 1,80 लाख का इनाम राशि है सभी राज्यों को मिलाकर, और जो क्रिमिनल केसेस जो है उसका भी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। यदि बड़ी वारदात के लिए हम बात करेगा, जैसा वर्ष 2011 में कनारगांव की जो मुठभेड़ में हमारा 4 जवान शहीद हुआ, और 2020 का जो सुकमा के 2006 और 7 की जो कच्चापाल में जो 6 ग्रामीण का जन अदालत लगाकर जो मारने में जो सत्यनारायण रेड्डी का उसमें उनका भूमिका रहा, और 2009 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मरकाटोला एम्बुश में 17 जवान शहीद हुआ, उसमें भी इनका भूमिका रहा। और जैसा मदनवाड़ा घटना में भी 2009 की घटना में भी इनका भूमिका रहा, और जैसा 2018 का छोटा डूंगर में इरपानर एम्बुश में हमारा 4 जवान शहीद हुआ, इसमें भी इनका भूमिका रहा। इस प्रकार जो इनका सब पूरा क्रिमिनल प्रोफाइल भी हम थोड़ी देर में इसमें प्रेस विज्ञप्ति मूल्य करके जारी करेंगे। जैसा अभी उस मुठभेड़ में उनकी जो सिक्योरिटी में थे और अन्य जितना भी जो नक्सल फॉर्मेशन कैडर्स है, जो फायरिंग के बाद उनका जंगल का आड़ लेकर उसका भागने का संभावना है, उसकी पतासाजी के लिए लगातार हमारा रीइंफोर्स टीम में आसपास इलाकों में भी लगातार सर्चिंग जारी रखा है। और वर्तमान में ये भी एक डेवलपमेंट हमको देखने मिलते हैं, जितना भी जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ यदि मुठभेड़ हो रहे थे, पहले
टॉप माओवादी कैडर द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में, एक फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल करते रहते। इसलिए टॉप लीडरशिप की लोकेशन के पहुंचने से पहले हमारा मुठभेड़ जो स्थानीय फॉर्मेशन के साथ होते हैं, उधर का PLGA प्लेटून या PLGA कंपनी या मिलिशिया प्लेटून, उस टाइप का फॉर्मेशन साथ होते हैं और उसी आड़ में जो टॉप लीडरशिप जंगल कार लेकर भाग जाते, कभी सुरक्षा बल को आमने सामने नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम बार बार जो स्थानीय माओवादी कैडर्स से अपील करते रहा, जो टॉप माओवादी कैडर्स का एक इरादा है, उनकी एक साजिश है, उसको समझना चाहिए। हमेशा स्थानीय माओवादी कैडर को ह्यूमन शील्ड और फुट सोल्जर के रूप में इस्तेमाल करते आ रहते। इस बात को कहीं ना कहीं समझकर अभी हाल फिलहाल के मुठभेड़ में, यदि बसवराज को मुठभेड़ भी देखा जाएगा, फिर भी बसवराज के मुठभेड़ में उनके साथ जो प्रोटेक्शन कंपनी नंबर साथ थे, उनके अनेक माओवादी कैडर मारे गए थे। लेकिन जो स्थानीय जो फॉर्मेशंस होते हैं, जो एरिया कमेटी हो गई या मिलिशिया कैडर्स हो गई, कोई उनका साथ नहीं दिया। और इस टाइप का जो कल की मुठभेड़ में भी कोसा दादा और ये राजू दादा के मुठभेड़ में भी जो स्थानीय जो कैडर्स ने कहीं ना कहीं मतलब सही निर्णय लिया है, वो लोग बहुत ज़्यादा उनका साथ नहीं दिया। इसी कारणवश हम अभी वर्ष 2025 में 9 टॉप लीडरशिप तक पहुंचने में कामयाब रहा। नहीं तो इसके पहले मुठभेड़ तो अनेक हुआ और माओवादी कैडर्स की डेड बॉडी भी अनेक रिकवर हुआ, लेकिन उसमें देखा जाए तो प्रोफाइल के हिसाब से लोअर लेवल कैडर्स के ज़्यादा प्रोफाइल रहा। लेकिन अभी वर्ष 2025 का जो गेम चेंजर ये रहा है, हम स्थानीय माओवादी कैडर्स का डेरे तक पहुंच पा रहा है और मुठभेड़ के पश्चात उनकी डेड बॉडी रिकवर कर पा रहे हैं। अभी भी जो शेष जो 10 जो टॉप लीडरशिप का जो माओवादी कैडर है, उनसे भी हमारा अपील है और स्थानीय कैडर से भी अपील है, अभी भी वक्त रहते हुए मतलब जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए और पूरा हिंसात्मक गतिविधि को रोके। उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। जो हिंसा बढ़ाने में और साजिश करने में किसी का कोई लाभ नहीं हो रहा है। वो सिर्फ जनवादी आंदोलन इस सब के नाम पर एक भ्रम की स्थिति फैला कर रखने के जगह में हिंसा छोड़कर सामने आए, आत्मसमर्पण करे और एक सामान्य जीवन जिए और अन्य जो उनकी साथ जो कैडर्स है उनके लिए भी मतलब एक रास्ता दिख जाएगा। इसलिए बार बार हम ये अपील को रखना चाहते हैं। जानकारी में होगा, जैसा सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता का नाम अभय है, वो व्यक्ति जो भी है, लेकिन अभय के नाम पर वो लोग प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। और जैसे दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी के इलाका में प्रवक्ता का नाम विकल्प रहते हैं। जो व्यक्ति जो भी है, लेकिन उसका एक पेन नेम होते, उसी में वो उसी का नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसा गुडसा हुसैन डी यानी रामचंद्र रेड्डी तब रमन्ना DKSRC सचिव थे, उस समय उन्होंने कुछ समय के लिए प्रवक्ता रूप में कार्य किया। उस समय उन्होंने गुडसा हुसैन डी उर्फ विकल्प का नाम को यूज़ किया और अभी भी जैसा जो भी प्रवक्ता रहा है जो DKSRC को विकल्प का नाम इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसा 17 सितंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जो सामने आए थे, जिसमें अभय के नाम पर जो प्रेस विज्ञप्ति आए हैं, उसमें उन्होंने एक प्रकार का अनकंडीशनल ऑफर दिया है, मतलब हथियार छोड़ने का और जो शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए। और उन्होंने अपना तमाम सीनियर लीडर्स से भी, कैडर से भी अपील किया। अभी नक्सल संगठन का हिंसात्मक गतिविधि को कोई भविष्य नहीं है, इससे सब हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करना चाहिए। उस प्रेस विज्ञप्ति में अभय के नाम पर जो सिग्नेचर है, और कल उस प्रेस विज्ञप्ति को खंडन कर जो नक्सल संगठन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, उसमें अभय करके जो लिखा, उसका भी सिग्नेचर सेम टू सेम है। ये भी मतलब नक्सल संगठन जिस तरीके से अभी काफ़ी दिशाहीन और नेतृत्व होगी कन्फ्यूजन में है, ये सब अंकित करते हैं। जो खुद अभय का प्रेस विज्ञप्ति को खंडन कर एक अभय ने जारी किया, उसमें दस्तखत तो उसी का है। इसलिए आप समझ सकते हैं मतलब माओवादी संगठन किस तरीके से मतलब अभी बिखरा हुआ है, उसका बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, बिल्कुल उनका कोई दिशा नहीं मिल रहा है, कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा है। इस सब विषय को लेकर हमको पूरा विश्वास है, मतलब ये संगठन के अंत बहुत निकट और निश्चित रूप से होगा। हमारा सिर्फ 4 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के नहीं थे, एक नियमित चलने वाला प्रक्रिया, ये लगातार जारी रहने वाला प्रक्रिया है। और जैसा आपने इस बात को भी आपने मेंशन किया, इंटेलिजेंस जो वर्ष 2024 और 25 में हमको बड़ी बड़ी सफलता मिलने के पीछे जो मुख्य कारण रहा, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, काफ़ी मजबूत हुआ। इसके लगातार हमारा प्रयास जारी रहा, मतलब इस दिशा में काम करने का, और जो प्रयास परिणाम के रूप में तब्दील होते हुए वर्ष 2024 और 25 में हम सबके सामने परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। जैसे बार बार मैं जो टॉप लीडरशिप का जो जितना डेड बॉडी सामने रिकवर किया, उसका नाम को मैंने गिनती भी किया, वो तब संभव हो पा रहा, तब
हमारा फर्स्ट आसूचना है। सभी एजेंसी से हमारा सुरक्षात्मक कारण से मैं एजेंसीज का नाम नहीं ले पाऊँगा। जैसे जितना भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जितना भी हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है और स्पेशल फोर्सेस है, जैसा DRG से लेकर STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हम लोग के साथ अभी ITBP और BSF है, और साउथ बस्तर में CRPF और अन्य जितना भी और भी एजेंसीज है, इंडियन एयरफोर्स जो हमेशा हमको सपोर्ट प्रदान करते हैं, और भी जैसा अन्य एजेंसी जिसका सुरक्षात्मक कारण से मैं नाम नहीं लेते हैं, इन सभी एजेंसीज का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, जिसके कारण से हमको स्पष्ट आसूचना मिल रहा है और परिणाम में भी वो तब्दील हो रहा है। और जैसा भी अन्य जितना भी सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है या पोलिट ब्यूरो मेंबर्स है, उनके बारे में भी हमारा इंटेलिजेंस इनपुट है। लगातार ऑपरेशन जारी है, मतलब जिसमें परिणाम आते आप लोग तक विषय पहुंचते हैं, लेकिन ये तो मतलब सिर्फ एक दिन के प्रयास या 4 दिन के प्रयास नहीं रहते, मतलब 24/7 365 डेज हमारा कोई ना कोई ऑपरेशन चलते रहते, जिसमें कोई परिणाम बड़ी रिजल्ट आते, या कोई रिकवरी होते, कोई डेड बॉडी रिकवर होते नक्सल का, या कोई वेपन रिकवर होते, तब हम जानकारी आप तक पहुंचाते। लेकिन ऐसा कोई एक दिन नहीं जहां पर हमारा सुरक्षा बल कोई अभियान नहीं कर रहा है। यदि बरसात के सीज़न हो, गर्मी का सीज़न हो, या KG हिल्स जैसा कोई काफ़ी कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, अबूझमाड़ भी उससे कम नहीं है। अबूझमाड़ के काफ़ी घना जंगल और कठिन भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद भी हमारा फोर्सेस लगातार अभियान जारी रखा, और जैसा जैसा परिणाम आता है हम आपके सामने आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा भी है, लगातार 8 दिन 10 दिन जो 21 दिन चलने वाला ऑपरेशंस भी है, किसी में अभियान परिणाम आते, किसी में परिणाम नहीं आते। इससे हम डिमोरलाइज नहीं होते, दोबारा फिर अगले अभियान के लिए हमारा फोर्सेस रेडी हो जाते। DRG पार्टी और नारायणपुर पुलिस के जवान 20 तारीख को ऑपरेशन के लिए रवाना हुए, और हमें सूचना थी कि बड़े कार्डरूम के अंदर कहीं मीटिंग होनी है, और इसी इनपुट पे हमने पार्टी जो लॉन्च किया था उसके सर्चिंग एरिया जो फरसबेड़ा और तोयमेटा के जंगलों के बीच में, उधर हमने पार्टी दिया, और 22 तारीख की सुबह से रुक कर फायरिंग हुई, और फिर अंततः हमें शाम तक 2 पुरुष माओवादी की बॉडी रिकवर हुई, और साथ में AK इंसास BGL लॉन्चर और उनके दैनिक उपयोगी सामान भी मिले। और अंत में उनका जो जो शिनाख्ती की गई वो पहचान में कोसा दादा और राजू दादा के रूप में हुई, जो CC मेंबर्स हैं, और इनके न्यूट्रलाइज होने से माड़ में एक जो माओवाद का जो आतंक फैला हुआ है उसको कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी ज़रूर टूटी है। और ऑपरेशंस अभी जारी रहेंगे। अभी ये मॉनसून के जो भी चैलेंजेस हैं, फोर्सेस उसको बहुत अच्छे से टैकल कर रही है, और अंदर डीप ऑपरेशंस चल रहे हैं। और आगे जो भी माओवादी संगठन में अभी भी सक्रिय हैं, उनसे भी हमारा सबका अनुरोध यही है कि आप सरेंडर करें और मुख्य धारा में जुड़ें। धन्यवाद। यदि आप लोग